नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। क्रीपी स्कैरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मरीज जिन्न कहानी के तीसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अभी तक आपने देखा कि विनीता की शादी के 2-3 महीनों के भीतर ही उसका पति गुजर जाता है और विनीता अपने देवर नीरज को पसंद करने लगती है। तभी नीरज की शादी प्रियंका से हो जाती है। विनीता तांत्रिक से मिलने उसकी झोपड़ी में जाती है तो तांत्रिक उसे एक जिन्न की साधना करने का सुझाव देता है जिसकी मदद से वो नीरज को पा सके, लेकिन तांत्रिक उसको किसी की बलि देने को कहता है और विनीता बलि की बात सुनकर तांत्रिक को मना करती है कि वो किसी की बलि नहीं दे सकती। फिर विनीता की सांस गायब हो जाती है और प्रियंका का व्यवहार बदल जाता है। वो विनीता से घर की चाबियां छीन लेती है और नीरज को भी अपने पास नहीं आने देती। जब मन होता है घर से निकल जाती है और जब मन होता घर में आकर अपने रूम में रहती। घर में एक काम वाली लगाई जाती है जिसका नाम दीपा होता है। दोस्तों, पिछले दोनों भाग देखिएगा तभी कहानी अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने पिछले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी में चलते हैं। दीपा से बात करने के बाद विनीता के मन में ना जाने कितने सवाल पैदा हुए और विनीता को कुछ सही नहीं लग रहा था। तो विनीता पता करना चाहती थी कि ये जो अजीब सी चीजें हो रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या मांजरा है। विनीता इस बात के तह तक जाना चाहती थी। फिर थोड़ी देर के बाद विनीता नीरज के कमरे में खाना लेकर जाती है। विनीता ने देखा कि नीरज अपने कमरे में उदास बैठा था। जब उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो नीरज ने जवाब दिया कि लोग उससे अच्छी खबर के बारे में पूछ रहे हैं। उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया है और विनीता तो सारी बातें जानती थी, लेकिन फिर भी उसने नीरज को दिलासा दिया और उसके कमरे से बाहर चली गई। विनीता ने मन में सोचा कि आज रात वो पता लगाएगी कि आखिर प्रियंका के कमरे से ये अजीब आवाजें क्यों आती हैं। देखते ही देखते रात हो गई। रात के करीब 11 बजे विनीता चुपके से प्रियंका के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। कि तभी उसे वहीं डरावनी आवाजें आने लगी। जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है और जैसे कि वो किसी को खा रहा हो। प्रियंका के कमरे में एक खिड़की भी थी जो कि अंदर से बंद थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस खिड़की का कांच साइड से जरा सा टूटा हुआ था, जिससे बहुत आसानी से उस कमरे में अंदर क्या हो रहा है वो देखा जा सकता था। फिर विनीता ने अपनी एक आंख बंद करके उस टूटे हुए कांच के छेद से देखने लगी। विनीता ने उस छेद से जो देखा, उसे देखकर विनीता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक लंबा आदमी जो कि पूरा काला था और उसकी 2 लाल डरावनी सी आंखें ही दिख रही थीं और उसके सिर पर 2 सींग थे। फिर कुछ देर बाद वो काला साया प्रियंका के शरीर में प्रवेश करता है और झोले में से कटा हुआ इंसानी हाथ निकालकर प्रियंका उसे खाने लगती है। ये देखकर मानो विनीता को उलटी सी होने लगी और उसे डर भी लग रहा था कि तभी अचानक प्रियंका पलटी और कच्चे मांस को चबाते हुए एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। ये देखकर विनीता के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर कर सीधा अपने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आज की रात कितना भयानक मंजर देखा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो चलिए मैं आपको अतीत में लेकर चलता हूं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। दरअसल हुआ यूं कि जब विनीता तांत्रिक से मिलने उसकी झोपड़ी में पहुंची तो प्रियंका भी उसके पीछे पीछे चली गई, पर वो देख नहीं पाई कि झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन उसने पूरी बात सुनी और जब विनीता चली गई तो प्रियंका तांत्रिक से मिलने गई। तांत्रिक ने बोला
तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे ये भी पता है कि तुम हमारी बातें चुपके से सुन रही थी। तो प्रियंका ने कहा, मुझे क्षमा करे बाबा, सच तो ये है कि मैं दुविधा में हूं। विनीता मेरी जेठानी है और मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूं, और विनीता की वजह से मेरी सास और मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करते। कृपया मेरी मदद करिए। उस तांत्रिक को सच्चाई तो पहले से ही पता थी। उसने कहा, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? प्रियंका ने कहा, मैं चाहती हूं कि विनीता घर छोड़ दे ताकि घर में मेरा दबदबा कायम रहे। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय तो बता सकता हूं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा तुम जानती हो। प्रियंका ने कहा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं जानती हूं कि मुझे बलिदान देना होगा और मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तो तांत्रिक ने कहा, अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो तो दोबारा सोच लो, क्योंकि अगर एक बार मेरी बताई हुई विधि से तुम चलने लगोगी तो तुम उसे बीच में नहीं छोड़ सकती हो। यदि तुमने इसे शुरू कर दिया और बीच में छोड़ा तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन पहले मैं तुम्हें इस साधना के बारे में पूरी बात बता देना चाहता हूं। उसके बाद तुम फैसला करना। जिस साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उस साधना का नाम है मरीद जिन्न साधना। तुम्हें अपने छत पर 11 दिनों तक ये साधना करनी है और 11वीं रात तुम्हें एक इंसान की बलि देनी होगी। लेकिन सबसे खतरनाक और सबसे कठिन कार्य ये है कि तुम्हें उस इंसान को मारने से पहले चाकू से उसका दिल चीर के निकालना होगा और उसे कच्चा खाना होगा। इसके बाद उसकी जीभ काट कर उसे खाना होगा और फिर उसकी दोनों आंखें निकाल कर तुम्हें खानी होंगी। इसके बाद ही वो जिन्न तुमसे खुश होगा। जब मरीद जिन्न तुम्हारे सामने आएगा तो वो तुमसे 3 शर्तें रखेगा। अब वो 3 शर्तें वो क्या रख सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस साधना को करने से पहले तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। ये सुनकर प्रियंका सोच में पड़ गई। उस तांत्रिक को लगा शायद प्रियंका ये साधना करने से मना कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने तुरंत इस साधना के लिए हामी भर दी। प्रियंका विनीता को घर से निकालने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो तांत्रिक की बात मानने को तैयार हो गई, और उसके अगले ही दिन से विनीता ने वो साधना शुरू कर दी। वो रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से छत पर जाती और फिर जैसे उस तांत्रिक ने बताया वैसे ही वो साधना करने लगी। एक गोल घेरे में बैठकर वो साधना कर रही थी ताकि मरीद जिन्न उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। जब वो साधना कर रही थी तो उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा हंस रहा है और छत के चारों तरफ कोई भाग रहा है। प्रियंका काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने साधना करना बंद नहीं किया, और फिर 11वीं रात उसने अपनी सांस के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिसको खाने के बाद उसकी सांस गहरी नींद में आ गई। साधना करके जब बलि देने की बारी आई तो उस समय प्रियंका के चेहरे पर हैवानियत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वो जलन और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि वो क्या करने जा रही है वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने बगल में रखे हुए एक चाकू को उठाया और अपनी सांस की छाती में उसे घोंपकर उसका दिल निकाल लिया। वो बेचारी तड़पती रही और चिल्लाती रही। इसके बाद उसने उसकी जीभ काटी और उसे भी कच्चा खा गई, और फिर आखिर में उसने उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उसे भी खा गई। ये सब करने के बाद उसने तुरंत उसकी गर्दन काटी और एक कटोरे में उसका खून भर लिया। कटोरे में खून भर जाने के बाद उसने एक ही घुट में सारा खून पी लिया। तभी उसके सामने धुआं सा उठने लगा और इस धुएं में एक लंबी सी काली परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि मरीद जिन्न था। ये देख प्रियंका की हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू किया और उसके सामने खड़ी हो गई। जिन्न के सामने प्रियंका ने सांस की लाश रख दी, और देखते ही देखते वो जिन्न कुछ ही सेकंड में पूरी लाश को सफा चटका देता है। इसके बाद वो कहता है, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो प्रियंका ने कहा, मैं अपनी जेठानी से पीछा छुड़ाना चाहती हूं ताकि मेरा दबदबा पूरे घर पर बना रहे।
तो जिन्न बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। तो मालती बोलती है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। इसके बाद वो अपनी 3 शर्तें बताता है। पहली शर्त ये है कि जब भी मैं चाहूं तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो सकता हूं। दूसरी शर्त ये है कि तुम अपने पति के करीब कभी भी नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूं। और तीसरी शर्त ये है कि जो भी तुम्हारा पहला बच्चा होगा तुम उसे मुझे दोगी, तभी मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। तीसरी शर्त सुनने के बाद प्रियंका हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर प्रियंका अपने पति के पास क्यों नहीं जाती थी और उसका स्वभाव ऐसा रूखा क्यों हो गया था। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्रियंका बाहर कहाँ जाती थी और इतनी देर तक बाहर कहाँ रुकती थी। तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस मरीज जिन्न को प्रियंका ने सिद्ध किया था वो कब्रिस्तान में स्थित एक इमली के पेड़ में रहता था। तो जब भी प्रियंका घर से बाहर जाती तो वो जिन्न उसके शरीर में प्रवेश करके उस इमली के पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। तो चलिए अब आते हैं वर्तमान में। विनीता ने जब वो डरावनी चीज देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और इधर वो जिन्न प्रियंका से कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे पति के साथ सोने की इजाजत देता हूँ। 1 हफ्ते के भीतर तुम्हें एक बच्चे को जन्म देना होगा और फिर अपने माता पिता के घर जाना होगा। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो मैं वापस आऊंगा और बच्चे को ले जाऊंगा। इसके बाद उस जिन्न ने नीरज को अपने वश में कर लिया और नीरज और प्रियंका 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले। ये देखकर विनीता को लगा कि शायद अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और 1 हफ्ते के बाद प्रियंका अपने मायके चली गई। उसने कहा कि परंपरा के अनुसार ये मेरा पहला बच्चा है, इसलिए मैं अपने मायके जाऊंगी। वो अपने मायके चली गई और इधर नीरज, विनीता और दीपा बस यही तीनों घर पर थे। लेकिन क्लाइमैक्स अब आता है जब वो काला जिन्न नीरज का रूप धारण करके दीपा के साथ हम बिस्तर होता है। वो दीपा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दीपा को लगता है कि ये नीरज है और पैसों की लालच में आकर वो उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। जिस कमरे में नीरज और दीपा हम बिस्तर हो रहे थे उसी के ठीक सामने एक आईना लगा हुआ था। जब दीपा की नजर आईने पर गई तो उसने देखा कि वो नीरज नहीं बल्कि वही काला जिन्न है जो उस रात उसके छाती पर बैठा हुआ था। जैसे ही जिन्न को पता चला कि दीपा को उसके बारे में पता चल चुका है, उसने तुरंत अपनी लंबी जीभ निकालकर दीपा के मुंह में डाल दी और उसका दिल बाहर निकालकर खा गया। बेचारी दीपा मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं पाई और एक दर्दनाक मौत मारी गई। इसके बाद उस जिन्न उसके शरीर को खा गया या न जाने क्या किया, किसी को नहीं पता चला। और अगली सुबह उसने दीपा का रूप धारण किया और विनीता और नीरज से कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं गांव जा रही हूं और अब मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। इतना बोलकर वो चली गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये दीपा नहीं बल्कि जिन्न है। इसके बाद नीरज अपने काम पर चला गया और दीपा के जाने के बाद विनीता को अकेलापन महसूस होता था। लेकिन फिर वो खुद को समझाती कि जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नीरज कभी कभी विनीता के साथ रात बिताता था। देखते देखते 9 महीने बीत गए। फिर डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले नीरज प्रियंका के घर चला गया। प्रियंका ने एक लड़की को जन्म दिया। अगले दिन जब वो उठी तो उसके सामने वही मरीज जिन्न था। प्रियंका चौंक गई। इन 9 महीने में वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। जिन्न ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति गहरी नींद में होने के कारण हमारी बातचीत नहीं सुन सकता। मैं बच्चे को लेने आया हूं। ये सुनकर प्रियंका रोने लगी और कहने लगी, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। तो जिन्न ने कहा, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मार डालूंगा।
इससे पहले कि प्रियंका कुछ कर पाती, उस जिन्न ने बच्ची को पालने से उठाया और गायब हो गया। प्रियंका चिल्लाई तो नीरज जाग गया। नीरज ने जब पालने में देखा तो उसकी बच्ची गायब थी। पूरा गांव अब उस नन्ही सी जान की तलाश कर रहा था। फिर प्रियंका ने उसी तांत्रिक को बुलाया ताकि वो बच्चे को ढूंढने में उनकी मदद कर पाए, लेकिन उसको बुलाने पर तो कुछ और ही पता चला। उसने कहा, इस सब के पीछे प्रियंका ही जिम्मेदार है। उसने एक मरीज जिन्न को बुलाया ताकि वो विनीता को घर से बाहर निकाल सके और घर पर राज कर सके। जैसा कि उसने उससे वादा किया था, वो जिन्न बच्चे को ले गया और अब वो बच्चा कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया। उसने प्रियंका को घृणा की दृष्टि से देखा और चला गया। विनीता ने जब गेट खोला तो नीरज की लाल आंखें और उदास चेहरा देखकर चौंक गई। विनीता ने पूछा, क्या हुआ नीरज? नीरज को सच बताने में बहुत शर्म आ रही थी तो उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, प्रियंका ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर विनीता का दिल टूट गया। अब घर बिल्कुल भुताहा सा लग रहा था और विनीता अक्सर नीरज को रोते हुए देखती रहती थी। नीरज को अपने घर लौटे 1 हफ्ता ही हुआ था कि उसे खबर मिली कि प्रियंका अपने बच्चे को खोकर पागल हो गई और उसने पता नहीं क्या खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई है। नीरज प्रियंका के अंतिम संस्कार में शामिल होने की स्थिति में नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हुआ तो नीरज ने अपने कुछ कपड़े पैक किए और बाहर बरामदे में आ गया। नीरज ने विनीता से कहा, भाभी, मैं घर से जा रहा हूं। मैं कुछ काम करूंगा और अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब से मैंने रिश्वत लेना और भ्रष्ट लोगों की मदद करना शुरू किया है, तब से मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया है। मैं अब यहां और नहीं रह सकता। फिर नीरज ने चाबी देते हुए कहा, भाभी, लॉकर में इतने पैसे हैं कि तुम आराम से जिंदगी गुजार सकोगी। अब आप अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सकती हो। विनीता ने नीरज को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन नीरज उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और अब उस घर में विनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब वो रात को अपने कमरे में गई तो उसे ही अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सन्नाटा मानो उसे खाने को रहा है। लेकिन फिर रात के करीब 1 बजे उसे कमरे में भारीपन सा महसूस होने लगा और अचानक ही कमरे में ठंड सी हो गई। उसके सामने वही मरीज जिन्न था। विनीता उसे देखकर डर गई, लेकिन विनीता क्या देखती है कि उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची है। तो वो जिन्न विनीता से कहता है, ये प्रियंका की बेटी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो विनीता कहती है, लेकिन नीरज ने कहा था कि प्रियंका ने तो मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद वो मरीज जिन्न विनीता को सारी बात बताता है। तो विनीता कहती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैंने जब से तुमको देखा है मैं तब से तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और नीरज का रूप धारण करके मैं तुम्हारे साथ कई बार हम बिस्तर भी हो चुका हूँ। ये सुनकर विनीता बिल्कुल हैरान हो गई। फिर उस जिन्न ने कहा कि मैं तुम्हें ये बच्ची एक शर्त पर दूंगा कि तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ हम बिस्तर होना होगा और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दूंगा। लेकिन विनीता के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी और उसने सोचा कि अगर ये बच्ची मेरे पास होगी तो मेरी जिंदगी इसी के सहारे कट जाएगी। देखते देखते कई साल बीत गए और विनीता ने उस बच्ची का नाम कनक प्रिया रखा। समय के साथ कनक प्रिया बहुत खूबसूरत हो गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक, लेकिन अभी इसके आगे की कहानी बची हुई है। आगे कनक प्रिया के साथ क्या हुआ, वो आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आगे की कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक और डरावनी होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका सीजन 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।